क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। तो 60 to 65% चैप्टर को हम कवर कर चुके थे। पिछले वाले पार्ट में नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखना है हमें, ठीक है। तो बात करते हैं अब अगले टॉपिक की और अब इस वीडियो में इसी लेक्चर में इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। तो अब जो टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है वाटर फॉर ऑल, यानी कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है और जल है तो हम हैं। तो जो वाटर है वो क्या है, सभी के लिए जरूरत है, यानी कि कोई टेरेस्ट्रियल पे हो यानी कि जमीन पे रह रहा हो या कोई वाटर पे रह रहा हो यानी कि वो एक्वेटिक लाइफ की ही क्यों ना हम बात कर लें। तो जो एक्वेटिक लाइफ है और जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है या कहीं और की भी लाइफ है तो सबके लिए एक नेसेसिटी है। किसी को कम चाहिए तो किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए, और वो क्या है, वो वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर हमें कहां कहां से मिल रहा है, वाटर हमें मिल रहा है, इसके जो सोर्स है वो क्या क्या है, ओशियंस है, लेक्स है, रिवर्स हो गई हमारी और पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। क्या क्या है, समुद्र है, नदियां हैं और तालाबें हैं, उनसे हमें क्या मिल जाता है, सफिशिएंट पानी मिल जाता है कि जिससे हमारी क्या हो, प्यास मिट जाती है और भी जो काम है जिसके लिए वाटर लगता है वो भी सब हो जाते हैं। और इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं सभी के लिए वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बट अब क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी थोड़ी सी पानी की कमी है अंडरग्राउंड में। अब वो क्यों है, दरअसल बात करें हम अगर पहले तो जो बारिश है, जो रेन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब रेन इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रही है यहाँ पे, क्योंकि रेन नहीं होगी तो जितने भी हैं उनमें से हम पानी तो निकाल रहे हैं, ठीक है। नदियां खाली हो रही है, तालाबें खाली हो रहे हैं, उनमें से पानी तो ले रहे हैं, लेकिन उनको भरेगा कौन, अपने घर के नल से तो भराने नहीं वाले हैं। तो वो किससे भराने वाले हैं, जो मेन सोर्स होता है वहां पर वाटर कलेक्शन का या अंडरग्राउंड वाटर कलेक्शन का, वो है रेन। यानी कि कुछ महीनों की बहुत अच्छी बारिश इन सबको वापस भर देती है और हम फिर से चालू हो जाते हैं पानी को यूज करना। कैसे, लेक्स में से, रिवर्स में से, पॉन्ड्स में से और ओशियंस में से। तो रेन क्या है, एक मेन सोर्स है और कुछ महीनों की अच्छी रेन क्या करने वाली है, इन सबको फिर से जो खाली हो चुके उन्हें भर देगी और यहां से हमें बहुत ज्यादा वाटर मिल जाएगा। बट अब ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या तकलीफें हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी अच्छी रेन होने के बाद भी हमारे पास ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स की कि हमारे पास इतना ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट क्यों नहीं होता है। तो जो पहला पॉइंट है जिसकी वजह से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते वो है लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेटिव कवर ऑन ग्राउंड। यानी कि क्या है, हमारे पास कमी है। अब किस चीज की कमी है, हमारे पास लैक है वेजिटेटिव कवर का, यानी कि जो वेजिटेटिव कवर है वो बहुत सफिशिएंट नहीं है, उसकी कमी हमें देखने को मिलती है ग्राउंड पे। और इसकी वजह से क्या होने वाला है, बस थोड़ा सा ही पानी जा पाता है अंडरग्राउंड लेवल पर। क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ही जा पाता है अंडरग्राउंड लेवल पर। तो पहला हमें क्या समझ में आ रहा है, कमी है यहाँ पर, लैक है किसकी, सफिशिएंट वेजिटेटिव कवर की ग्राउंड पे। और जिसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही जा पाता है, स्वीप हो पाता है अंडरग्राउंड लेवल पर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। और पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहे हैं हमें, पॉइंट नंबर 2 हमें ये बता रहा है आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो खाने की नीड है, जो फूड की नीड है वो बढ़ चुकी है। अब फूड आ रहा है क्रॉप से, तो क्रॉप्स की नीड भी बढ़ चुकी है। अब यहां पर क्या करा गया है, यहां पर हाई यील्डिंग क्रॉप्स बनाए गए। क्या करा गया है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स बनाए। हाई यील्डिंग क्रॉप्स का मतलब क्या है, एक बटले का पेड़ है, ठीक है, वो पहले उसमें 10 बटले लगते थे लेकिन अब 20 लगने लग गए हैं, ठीक है। क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए उसके जीन्स में, जिसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हाई यील्डिंग क्रॉप बन जाता है। लेकिन यहां पर वो हाई यील्डिंग क्रॉप तो बना है लेकिन कुछ भी मुफ्त में मिलता है क्या, यहां नहीं मिलता है। तो अब ये क्या करने लग जाएगा, ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो सेकंड पॉइंट हमें यही बता रहा है, जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स होती है वो ज्यादा वाटर कंज्यूम करने लग जाती हैं। अब ज्यादा हिस्सा जो वाटर का है वही लोग कंज्यूम कर लेंगे,
तो फिर से कुछ अमाउंट ही जा पा रहा है, यानी कि ये लोग भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर लेते हैं हमारे हाई यील्डिंग क्रॉप्स। तो ये था दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अब क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, ठीक है, जो वॉशरूम का मटेरियल होता है ना, जो अनट्रीटेड हमारा सीवेज मटेरियल है, जिसे ट्रीट नहीं किया गया है, जिसे प्योर नहीं किया गया है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको कहां डालें? अब किसी के घर में तो डालते नहीं है, ना ही किसी के घर में डाला होगा आज तक किसी ने। तो क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, इनको रिवर में डाल दिया जाता है। तो अब क्या होता है, जो यूजेबल वाटर है वो कम हो जाता है। देखिए, अब वो यूजेबल वाटर कम क्यों हो गया है? जब हमने जो अनट्रीटेड सीवेज है और जो गार्बेज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जब रिवर्स में डाल दिया है, तो यूजेबल वाटर इसलिए कम हो जाता है कि गंदा पानी कौन यूज करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, यूजेबल वाटर कम हो जाता है, तो उसका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, अब गंदा पानी ज्यादा रह गया। तो ये थे 3 पॉइंट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेन्स अच्छी खासी भी हो रही है, फिर भी अंडरग्राउंड लेवल पर हमें इतना ज्यादा वाटर नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम मैनेज कैसे कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को। ये तो हमने बुरी चीजें पढ़ ली कि हम क्यों सस्टेन नहीं कर पाते अंडरग्राउंड वाटर को, बट कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना। तो अब उन पॉइंट्स की बात करेंगे कैसे हम मैनेज कर रहे हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज को। तो जो पहली चीज है वो हमें ये बता रही है, यानी कि जो पहला पॉइंट है उसमें ये डिस्कशन है कि क्या है, जो डैम्स है और कैनल्स है, ये सब क्या है, बहुत टाइम से यूज किए जा रहे हैं ताकि क्या हो सके, जो मिनिमम नीड है, यानी कि जो कम से कम जरूरत है, वो हमारी पूरी हो जाए। किसको लेके, हमारी जो नीड्स है फार्मिंग को लेके भी और जो ह्यूमन नीड्स है उसको लेके भी। तो पहला क्या है हमारा, जो डैम हो गए, टैंक्स हो गए और कैनल्स हो गए, ये लगातार यूज किए जा रहे हैं बहुत पिछले टाइम से, ताकि हम क्या कर सके, मिनिमम नीड को पार कर सके या वहां तक उसे रह सके, यानी कि जो कम से कम जरूरत है पानी की वो तो पूरी हो जाए। अब बात करें अगर सेकंड पॉइंट की, तो वो हमें ये बताने वाला है कि यहां पर रेगुलेशन है। क्या करना, अब जो डैम है, जो डैम्स है, वो जो पानी स्टोर करके रखे हुए हैं उसका रेगुलेशन करते जाना है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड डैम्स, यानी कि जो डैम्स में जो पानी है उसका रेगुलेशन अच्छे तरीके से करना। ये भी एक पॉइंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट की, जो कि हमें ये बताता है अब क्या है, हम एक अच्छा वाला क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ बात करते हैं, यानी कि जो मैनेजिंग क्रॉपिंग पैटर्न है उसको यूज करा जाता है ताकि कम से कम पानी में काम हो जाए। ठीक है, देखिए अब हमने पिछले उसमें बात की थी कुछ हाई यील्डिंग क्रॉप्स है जो बहुत ज्यादा पानी खा जाती है, बट अभी जैसा कि मैंने बोला कुछ अच्छी चीजें भी हम लोगों ने सोची होगी। तो थर्ड पॉइंट हमें यही बता रहा है कि हम क्या करने वाले, कुछ ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज किया जाता है जिसमें क्या लगे, कम से कम पानी लगे वाटर फार्मर्स को इरिगेशन के लिए, यानी कि जो क्रॉप्स को इरिगेशन के लिए पानी लगने वाला है वो कम से कम लगे। और वो कैसे हो पाता है, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी के वाइज क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करने हैं। तो अब हमें ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए जो कि बड़े इजी है, हैंड टू हैंड आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये सब किसके पॉइंट्स है कि कैसे हम मैनेज करने वाले वाटर रिसोर्सेज को। तो अब हम मैनेजमेंट को तो समझ चुके हैं, लेकिन हम मिसमैनेजमेंट को समझ लेते हैं, यानी कि मैनेज करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों पॉइंट्स हमें समझ भी आ चुके हैं। लेकिन अब बात करने वाले मिसमैनेजमेंट की कि क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। देखिए, मिसमैनेजमेंट के पॉइंट सीधे सीधे हैं। मिसमैनेजमेंट वाटर का ये बता रहा है कि लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट वही चीज हमें रिवेल करता है कि क्या हो रहा है, वाटर अपने बेनिफिट के लिए मतलब लोगों के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कंट्री में। आप देख सकते हैं किसी के यहाँ बहुत ज्यादा वाटर होगा, एकदम अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो कुछ ऐसे एरियाज भी हमारी कंट्री के या कुछ सिटीज के जहां पर क्या है वाटर नहीं होता। आप देखते हो कि वो घड़ा वड़ा कुल्लर्स ये सब लेके दूर से जाते हैं, भर के लाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक है जिसको घर की घर में मिल जाता है और एक है उसको दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सबको इक्वली वाटर नहीं मिलता है। आप लोगों को मिलता है जितने भी ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सबको मिलता है। इस पॉइंट में सही में सच्चाई है कि आज की तारीख तक भी सभी लोगों को वाटर इक्वली नहीं मिलता है हमारी कंट्री में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि ये बताता है कि मिसमैनेजमेंट वाटर का कैसे हो रहा है।
देखिए जो लोग अब पास में रहते हैं ना, देखिए रिवर यहाँ पर है, अब यहाँ क्या रह रहा है, राजू किसान रहता है। अब राजू किसान रिवर के पास में रहता है, वो बोलता है काय की खेती करूं, काय की खेती करूं, बोलता है नदी पास में चावल लगा लेता हूं, यानी कि पैडी राइस, ठीक है। तो वो चावल लगा लेता है, चावल में बहुत सारा पानी लगता है, लेकिन उसको कुछ करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि राजू किसान तो नदी के पास रहता है, तो इरिगेशन आसानी से करेगा, एक पाइप लगाएगा, उसी में आ जाएगा, बाल्टी भर के भी इतनी पास की पास डाल देगा। तो क्या हुआ, जो लेक के पास थे, जो ऐसे वाटर रिजर्वर के पास है, तो ऐसे बहुत सारे राजू किसान है जो कि क्या करने वाले हैं, अगर उनके पास में ही कोई सोर्स है वाटर का, तो वो लोग क्या क्या लगा लेंगे, शुगर केन लगा लेंगे, राइस लगा लेंगे। ये सब क्या वाटर कंज्यूमिंग है, क्या है सब ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप से, इनको बहुत ज्यादा पानी लगता है। चावल तो लगते ही पानी में और शुगर केन को भी बहुत ज्यादा पानी लगता है। लेकिन अब बात करते हैं चंदू किसान की, ठीक है। राजू किसान क्या था, नदी के पास में था, बहुत ज्यादा बेनिफिट उसने ले लिया। लेकिन अब चंदू किसान क्या है, बहुत दूर रहता है वाटर के सोर्स से, तो वो ऐसी चीजें नहीं लगा सकता। वो राइस लगा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। वो सिर्फ राजू किसान लगा पाएगा, क्योंकि वो पास में रहता है और वो दूर रहता है ना। तो बड़ी सैड लाइफ है चंदू किसान की। तो ये हमें क्या बता रहा है, यहां से कुछ लोग बेनिफिट उठा पा रहे, कुछ नहीं उठा पा रहे। और मिसमैनेजमेंट यही तो है, मिसमैनेजमेंट पानी की कमी नहीं बता रहा है, मिसमैनेजमेंट बता रहा है कि हमारा मैनेजमेंट क्यों बिगड़ा हुआ है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं है, और कुछ लोग ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, कुछ को कम मिल पाता है, और किसी के पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो किसी के पास कम है। तो अब हमने क्या क्या चीजें समझी है, हमने वाटर फॉर ऑल जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो देखा, और फिर क्या देखा, अंडरग्राउंड वाटर रेन अच्छी होने के बाद भी सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे, उसको लेके 3 पॉइंट्स देखे। अब क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं मैनेज करने के लिए, उसको लेके 3 पॉइंट्स देखे। और मिसमैनेजमेंट किस वजह से हो रहा है, उसको लेके अभी हमने ये 2 पॉइंट्स देखे हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है, वाटर फॉर ऑल वाला कॉलम हमें हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, डैम्स के बारे में। तो डैम्स वो बैरियर्स होते हैं, वो बड़े बड़े बैरियर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अक्रॉस द रिवर, किस लिए, ताकि वो ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में वाटर को स्टोर कर लें। तो हमें क्या पता चला है, डैम्स लार्ज बैरियर्स है जिन्हें बनाया जाता है रिवर के अक्रॉस, किस लिए, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके। अब क्या है, ये वाटर स्टोर करता है तो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन जाता है वाटर का, यानी कि वाटर स्टोरेज का एक सोर्स बन जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वाटर स्टोर कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि डैम्स बनाए हमने किस लिए है, ताकि वो वाटर स्टोर करे रिवर के अक्रॉस। अब ये क्या है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज भी होते हैं, बड़े काम की चीज है। तो क्या है वो डिफरेंट पर्पस जिसके लिए यूज होने वाला है, पहला क्या है, इरिगेशन के लिए होता है। इरिगेशन क्या होता है, जो सिंचाई की जाती है ना, जो फसलों को, क्रॉप्स को, किसानों को पानी देना पड़ता है, वही क्या होता है, इरिगेशन। तो इरिगेशन में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, क्या हो पा रहा है, फसलों को पानी मिल जाता है डैम्स की वजह से। दूसरी चीज की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वो झटके वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो, लेकिन इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम के पास क्या है, स्टोर करके बैठा हुआ है पानी को, तो उसी पानी से क्या बनाने में काम आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या में काम आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि वाटर की हेल्प से बनने वाली है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। अब यहां पर क्या होता है, ये फ्लड से भी बचा रहा है। अब सोचिए, ज्यादा बारिश हो गई है तो अब पानी तो बह के गांव को डुबा देने वाला है, और जो हमारे राजू और चंदू किसान थे वो भी डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डैम, और इसका काम क्या है, स्टोर करना। तो ज्यादा पानी भी आ गया बारिश में एक लेवल तक, तो एक हद तक ये भी बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो 3 चीजें हमने क्या क्या देखी, इरिगेशन में आ रहा है काम, ठीक है, फार्मर्स को बहुत ज्यादा। दूसरी क्या देखी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और तीसरी चीज हमने ये देखी है कि बाढ़ आने से बचा लेता है, फ्लड आने से बचा लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्टोर कर लेता है पानी को। और अब बात करें एक और पॉइंट की, जो लास्ट वाला है, वो क्या कह रहा है हमें, वो ये बताता है कि जो डैम्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह वाटर भी दे सकते हैं। यानी कि कहीं पर सूखा है और पास वाले गांव में क्या है, डैम है, तो उधर के गांव वाले आए, बोले तुम्हारे यहाँ डैम है, हमें पानी दे दो, तो उनका बड़ा मजा आ जाएगा। क्या होगा, डैम इसलिए भी काम आ रहा है, जो इंदिरा गांधी कैनल है उसके थ्रू राजस्थान में ग्रीनरी ला दी गई थी। अब राजस्थान क्या है, सूखा है, पानी की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनल की वजह से वाटर वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया डैम से, और क्या हो गया, राजस्थान ग्रीनरी हो गई, राजस्थान में बड़ा हरा भरा हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी मिल गया। तो डैम हमें समझ में आ गए ऐसे
बैरियर्स है जो कि रिवर के अक्रॉस बनाए जाते हैं पानी रोकने के लिए। इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड से बचाएगा और एक जगह से दूसरी जगह हम कैनल के थ्रू वाटर को ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो अब हमें डैम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन अब बात करते कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि रिलेटेड है डैम से। यानी कि डैम बनेगा ना तो फायदा देगा, अब कुछ भी ऊंची चीज बनेगी तो बहुत सारे थोड़े से मसले हमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करने वाली है जो कि डैम से अब रिलेटेड है। तो जो पहली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, डैम बनेगा, जगह चाहिए तो जहां पर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। जहां भी डैम बन रहा होता है तो उसके आसपास का एरिया और वो एरिया थोड़ा सा खाली करवा लिया जाता है और इसके बदले में सारे लोगों को घर नहीं मिलता है, सारे लोगों को उनका प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिलता है। तो एक सोशल प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? लोगों को बहुत सफर होना पड़ता है जहां पर डैम बन रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड होगी पैसों से। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है? लोगों का लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इसमें लगता है। देखिए, अब जिस गांव में बन रहा है ना, तो जिस भी जगह ये बन रहा है तो उन लोगों को भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और बाकी लोगों का भी लगता है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी लग जाने वाला है डैम बनाने में। बट बदले में फायदा तो होगा, लेकिन जितना लगाया है ना उसके बदले बहुत कम है। और इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि पैसे तो बहुत ज्यादा लग जाएंगे लोगों के, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट ये देता नहीं है, यानी कि उतना ज्यादा बेनिफिट इसका कुछ मिलने नहीं वाला है। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की जो कि है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का क्या होगा? अब देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी डैम के आसपास गए, बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं, उधर से चीता आ रहा है, शेर आ रहा है, जब बंदर भी बैठा हुआ है पेड़ पे। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डैम बनेगा तो एरिया साफ करना पड़ेगा। तो जो लोगों को हटाया है ना उनके साथ पेड़ पौधे भी क्लीन करने पड़ते हैं और जो वहां की लाइफ होती है यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। अब वो खुले में तो रह नहीं सकते, डैम पे एनिमल्स रहते हैं क्या, तो वो भी भाग जाएंगे, कहीं और भागेंगे या कुछ का डेथ होगा तो वो भी इन हैबिटेट में आ जाते हैं, उनका हैबिटेट भी उनसे छीन लिया जाता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है उस एरिया में, पूरी कंट्री में नहीं इफेक्ट होगा, उस एरिया में। तो तीन प्रॉब्लम देखी, सोशल प्रॉब्लम, लोग हो जाएंगे बाहर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितना लग रहा है उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और बात करें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तो पेड़ को करना पड़ेगा क्लीन और इससे होगी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब। तो बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा अनबैलेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अब हमने तीनों प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए डैम को लेके। तो जब जब डैम बने ना तो ये तीनों प्रॉब्लम के बारे में सोच लेना। तो अब बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, और जो कि है सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। मतलब ये वाला पढ़ेंगे और इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। और ये क्या है? बहुत सिंपल है, पहले भी आपने पढ़ा है बहुत बार, पिछले साल भी पढ़ के आए होंगे और इस साल भी पढ़ने वाले हैं, तो ये ज्यादा दिक्कत हमें नहीं देने वाला है। तो वाटर हार्वेस्टिंग अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ऐसी प्रोसेस है, ऐसी स्टेप है जिनका एम, जिनका मकसद सिर्फ एक है कि जो रेन वाटर है उसको स्टोर कर लिया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? जो बरसात हो रही है ना बहुत ज्यादा, यानी कि जो रेन वाटर है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ताकि वो बाद में भी हमें काम आ जाए। जो बारिश का पानी वो वेस्ट ना हो, हम उसे अच्छे से स्टोर करके रख पाए। और वही सब प्रोसेसेस आती है वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर। यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ऐसी प्रोसेसेस और ऐसे चीजें जिसकी वजह से क्या होगा? हम रेन वाटर को स्टोर कर पाए। अब बहुत सारी जो पिछली मेथड्स है, यानी कि बहुत सारी जो अलग अलग मेथड्स इंडिया में यूज होती है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वो सब आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इंडियंस क्या है? जुगाड़ू होते हैं। ये सब प्रोसेसेस तो ऐसी बनी हुई है कि एक भी बूंद बारिश का पानी अगर लैंड पर आया तो बच के जाने ना पाए, यानी कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक गुड न्यूज है, आपको ये सब मेथड जो भी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, मतलब इन्हें, इनके बारे में हम डीप में स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, छोटे छोटे हमें डिग कर देना चाहिए पॉन्ड्स और लेक्स को, और हमें क्या करना चाहिए, जो डैम्स है उनको बिल्डअप करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल रही है, बट इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हम नहीं लेने वाले क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर नहीं आता, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका हमारी बुक में नहीं अवेलेबल है। हम जिसकी बात करने वाले हैं
वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पुराने टाइम की एक मेथड है जो कि वाटर हार्वेस्टिंग में काम आती है और वो बहुत उपयोगी है और यूजफुल है। देखिए काम कर रही है, इसीलिए आज अपन उसकी बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, बात करते हैं उस ट्रेडिशनल मेथड की, उस पुरानी मेथड की जो कि एक बहुत अच्छी मानी जाती है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अब ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या है, क्रीसेंट शेप जमीन ढूंढते हैं, ठीक है, जो क्रीसेंट शेप होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि क्या करने वाला है, वाटर को स्टोर कर लेगा, ठीक है, क्या करेगा, वाटर को स्टोर कर लेगा। अब देखिए जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो क्या करने वाले, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो बड़े होते हैं वो पूरे साल तक के लिए स्टोर कर लेते हैं, बाकी कुछ महीने में ही खाली हो जाते हैं। बट इसका मेन एम क्या है, वाटर को स्टोर करना नहीं है, जबकि वेल्स को रिचार्ज करना है अंदर से ही। यानी कि क्या करता है ये जमीन के अंदर से ही पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड लेवल पर पहुंचाता रहता है। इससे क्या होता है, जो पेड़ है यानी कि जो वेजिटेशन है क्रॉप्स के लिए, उनको नमी मिल जाती है और नीचे भी पानी जाता रहता है, और जो कुएं खाली हो गए हैं, जो वेल्स खाली हो गए, उनको भी रिचार्ज कर देता है। तो इसका काम पानी स्टोर करना नहीं है, ये क्या कर रहा है, अंडर, एक टाइप से देखा जाए तो ये अंडरग्राउंड में क्या कर रहा है, उसको पहुंचा देता है। इसका काम पूरा अंडरग्राउंड का है, लेकिन हम इसे स्टोर बाहर से कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड अगर हम वाटर रख रहे हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि इस खादीन सिस्टम की वजह से हो रही है। यानी कि ये जो सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो कि रॉक से बनाया जाता है, पत्थरों से, ताकि उधर आ पाए, लेकिन अब ये मिट्टी से बनने लगा है और सीमेंट से बनने लगा है, ताकि ज्यादा पानी अब बाहर नहीं जा पाता है। पहले के लोग रॉक्स यूज करते थे, बट अब यहाँ पर सीमेंट यूज होने लगी है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, हमें समझ में आ गया, पानी स्टोर्ड होगा, बट इसका मेन एम पानी स्टोर करना नहीं है, इसे अंडरग्राउंड में पहुंचाना है। और अब हम बात करेंगे इसकी वजह से जो बेनिफिट्स होने वाले ना, उनके बारे में। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर होगा तो क्या बेनिफिट है, सरफेस पे रहने वाला वाटर और अंडरग्राउंड में रहने वाले वाटर में क्या बेनिफिट है। तो अंडरग्राउंड वाटर हमें क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, देखिए ये इवेपोरेट नहीं होता है। अब क्या होगा, नदी में जो पानी है वो स्लोली स्लोली इवेपोरेट होता रहता है, बट ये वाला वाटर क्या होगा, अंडरग्राउंड है तो इवेपोरेट नहीं होने वाला है। जो दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं, ये क्या कर रहा है, जैसा मैंने बताया था, पेड़ों को नमी दे रहा है। क्या कर रहा है, जो वेजिटेशन है उसकी सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्रॉप्स भी थोड़ी हेल्थी रहती है, कितना भी गर्मी का सीजन हो, उन्हें भी पानी, थोड़ी सी नमी मिल रही है मिट्टी को, और जो फसलें रहेगी वो अच्छी रहेगी। तीसरी चीज क्या होता है, ये एक जगह इकट्ठा पानी नहीं है, क्या है, ये एक जगह इकट्ठा पानी नहीं है, तो यहाँ पर जो मच्छर मक्खियों की ब्रीडिंग चलती रहती है वो भी नहीं होगी। नहीं तो कहीं पर पानी पड़ा है तो क्या होता है, पानी में पनपते हैं मच्छर, लेकिन यहां पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पहले, दूसरा और तीसरा पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ वाले पे। तो यहाँ क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो ह्यूमन वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से, देखिए एनिमल क्या होते हैं, कहीं भी अपना वेस्ट टपका देते हैं तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन ये अंडरग्राउंड है तो एनिमल वेस्ट से भी बचे हुए हैं, और बाहर के जो कचरा, कूड़ा, गार्बेजेस है उनसे भी बचे हुए रहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गए हैं ये चारों पॉइंट्स, और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड्स है जो कि अलग अलग जगह यूज होती है, तो हमें उसके सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, अंडरग्राउंड में पानी पहुंचाना है, इनका एम होता है, इनका मकसद होता है। और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये चारों पे आपको नजर रखनी है। यही इस टॉपिक में मेन है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले अंडरग्राउंड वाटर के हमें। तो यहां पर हमें चीजें समझ में आ गई है। अब आपको कुछ एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें स्टेट्स दिए अलग अलग, और वहां पर क्या क्या चीजें, क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड्स यूज हो रहे हैं वो लिखा हुआ है। आप सिर्फ राजस्थान का याद रख लीजिएगा, खालीन सिस्टम होता है, बाकी दो तीन जो आपको लगे, जो आपके फेवरेट है, या अपने एरिया का याद कर लेना, पता चले दुनिया की खबर है, अपने एरिया की खबर नहीं है। तो जहां पर आप है, जिस स्टेट में, उसका देख लीजिएगा और राजस्थान का देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि यहां हमारे लिए सिर्फ ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा खास हैं। अब बात करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे सिंपल टॉपिक, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉरेस्ट और स्टेक होल्डर्स आना, वैसे ही कोल एंड पेट्रोलियम है, यहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कोल एंड पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मेजर सोर्स है एनर्जी का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए। अब कोल क्या होता है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, प्योर किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। और जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड में होता है, और वो और भी थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन से बना है, और एज वेल एज उसमें भी कार्बन होता है। अब ये जो कोल और पेट्रोलियम है,
ये बहुत ज्यादा बड़े एनर्जी के सोर्स है, इतने कि जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इनको सबसे ज्यादा मोस्ट टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है कोल और पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम आप कहाँ यूज कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, जो हमारी गाड़ियां चल रही है सबकी सब पूरा रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम पर है। तो अब हमें यहां से पता चल गया पेट्रोल इंपॉर्टेंट है। और कोल क्या है, बहुत सारा, अब आप बोलेंगे सर कोयले वाली ट्रेन तो पहले चलती थी तो अब तो कोल का यूज नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। कोल बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अभी भी काम आता है और अभी भी वो एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। तो अब ये दोनों बनते कैसे हैं, इनकी बनने की प्रोसेस बड़ी मस्त है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो कीड़े मकोड़े, जो पेड़ पौधे, सब लोग अंदर जो दबे हुए थे, जैसे पेड़ गिरे और कीड़े मकोड़े जो डेथ हो चुके, जो इंसेक्ट्स जिनकी डेथ हो गई है, अब क्या होता है सॉइल की लेयर नीचे नीचे रिप्लेस होती जाती है। तो एक लेयर आई, एक और आई, एक और आई, एक और आई, तो अब क्या होता है ये सब ग्राउंड लेवल में चला गया है। जो पुराना ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, वो ग्राउंड में चला गया है। अब ये जो ग्राउंड में चला गया है इस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर भरपूर है और उसी भरपूर टेम्परेचर और प्रेशर में ये जो भी ट्रीज थे और जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर्स थे जो अंदर दबे हुए और इनके साथ जो इंसेक्ट्स थे, ये सब क्या बन जाते हैं, क्रूड ऑयल बन जाते हैं, ऑयल बन जाते हैं और हमारा एलपीजी बन जाते हैं और कोल बन जाते हैं। अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि एक ही प्रोसेस से अलग अलग चीजें कैसे मिल जाती हैं, यानी कि सब एक जैसे ही बन रहे, तो वहां पे कोल भी मिल गया, पेट्रोल भी मिल गया, एलपीजी भी मिल गई, ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर लगता है। तो आपने 100 किलोमीटर खोदा तो आपको हो सकता है कोल मिल जाए, लेकिन पेट्रोल उससे भी ज्यादा नीचे हमें मिलने वाला है, जो कि लिक्विड स्टेट में हमें मिलेगा। तो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं हमें समझ में आ गया, और इसलिए तो बोलते कि इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमने क्या देखा है, ऐसा नहीं है कि कल को आप एक इंसेक्ट को मार दें, जो कि बुरी बात है, और उसको गाड़ के कल चेक करें पेट्रोल आ गया कि आज गाड़ी इसी से चलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स और पेड़ ट्रीज लगने वाले हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स में हम इसको बना लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक नेचुरल प्रोसेस से हुआ था तो फिर से नेचुरल तरीके से हो तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के डाटा के अनुसार हमारे पास सिर्फ इतना पेट्रोल है कि हम आने वाले सिर्फ 40 साल निकाल पाएंगे, यानी कि 40 साल बाद कोई पेट्रोल यहाँ अर्थ पर नहीं होगा, जब तक हम कोई दूसरे रास्ते निकाल लेंगे। बट हमें सोचना चाहिए कि हम उसे और ज्यादा यूज कर सके, बट बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती नीड के कारण ये होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें समझ में आया कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं और ये बन कैसे रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं कि यूजेस क्या है, कोल को और पेट्रोलियम को हम कहां कहां यूज कर रहे हैं। तो जो कोल है उसका यूज आज हो रहा है स्टीम इंजन में और थर्मल पावर प्लांट में कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर पेट्रोलियम की बात करें तो डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया और एलपीजी हो गया, ये सब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं। घर में खाना बनाने से लेके गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से लेके बहुत सारी चीजों में ये यूज होते हैं। और कोल कहां पर हो रहे हैं, स्टीम इंजन और थर्मल पावर प्लांट में। तो ये था इनका यूज और इनकी जरूरत हमें बहुत है। देखिए, कल से अगर ये सब चीजें बंद हो जाएगी तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, कहीं जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल हर किसी को, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसे गाड़ी की आदत लग चुकी है और वो किससे चलने वाली है, पेट्रोलियम से। तो अब बात करते हैं इनकी वजह से दिक्कतें क्या आ रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय पेट्रोलियम एंड कोल। अब ये दोनों जब जलते हैं ना तो ये अच्छी चीजें तो है, इनके साथ सुख तो मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है जो नेचर के लिए अच्छी नहीं है, वो जो कि क्या है, पॉल्यूशन। ये जब जलते हैं तो इनके साथ क्या होता है, नाइट्रोजन भी आता है, सल्फर भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। जैसे हम देखिए, हम सांस लेते तो हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे जब व्हीकल्स में पेट्रोल जलता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 नहीं निकालेंगे, CO निकालेंगे, जो कि हार्मफुल है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड जो है सल्फर के, ये कहां है, रिलीज हो जाते हैं। कब रिलीज होते हैं, जब हम इन्हें जला रहे हैं, यानी कि पेट्रोलियम और कोल का यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड्स हमें बाहर निकलने को देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, वापस सन चला गया है ना, लेकिन उसकी हीट को वापस नहीं जाने देता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गया ना तो क्या होने वाला है,
जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि जो अपना टेम्परेचर अभी है उससे कहीं ज्यादा 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 टेम्परेचर होता जाएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जिसकी वजह से वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है मर्क्यूरी को छोड़ के, जबकि मर्क्यूरी सबसे पास में है, बट फिर भी सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, जो कि मर्क्यूरी से दूर है। बट क्या है, वीनस में बहुत सारी ऐसी गैसेस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO बहुत सारा है, जो कि क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है सनलाइट को और जाने नहीं देता है। तो अगर यहां पर भी ये सब चीजें बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलेगी। हाँ, वीनस जितनी देखने को नहीं मिलेगी, तो घबराना मत, 400 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या चीज क्लियर हो गई है? यूजेस भी हमें समझ में आ गया है और इनका इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। और एक और चीज क्या देखिए, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये पॉल्यूशन वाली बात थोड़ा सा दिमाग में फिट करना है और इनको थोड़ा सा सोच समझ के हमें यूज करना चाहिए। वो बात अलग है कि सोचने कोई नहीं वाला है, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमें सोच समझ के इनका यूज करना चाहिए अगर हमें इन्हें आगे तक बचा के रखना है और एनवायरमेंट को भी सेफ रखना है। अब बात करेंगे, अब इससे हमको ये तो समझ में आ गया है ये आगे चल के खत्म होने वाला है, आगे की जनरेशन को नहीं मिलेगा, और हम चैप्टर तो वही पढ़ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आगे तक चलते रहे, हैंड टू हैंड चले, हमारी जनरेशन से अगली जनरेशन में जाए। पेट्रोलियम नहीं जा पाएगा तो अब पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? क्या वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम इनका यूज कम करके इन्हें कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी को थोड़ा बचा सकते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो अब वो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पे जिनकी हम बात करने वाले हैं और जिससे कंजर्व कर सकते हैं कोल और पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब हमें काम नहीं है बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है यूज करके, ठीक है। तो क्या है, जब फैंस और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनका हमें काम नहीं है उन्हें स्विच ऑफ करना है। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है एटलीस्ट 2 फ्लोर तो खुद से चढ़ के जाओ, मतलब लिफ्ट आ गई है तो आजकल लोग, पता है उसमें फर्स्ट फ्लोर को ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, बट उसमें फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन होता है, लोग खोलते बोले लिफ्ट में जाएंगे, कौन चलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी लिफ्ट से जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि वो खुद चल के जाते हैं ना तो फर्स्ट फ्लोर पे तो इवन वो जल्दी पहुंच जाते हैं लिफ्ट के मुकाबले। तो क्या करना चाहिए, 2 से 3 फ्लोर तो एटलीस्ट हमें खुद चल लेना चाहिए, और बात हो अगर 5 से लेके 7 तक की तो हमें लिफ्ट का यूज करना चाहिए। और ठंड में हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक स्वेटर पहना है फिर भी ठंड लग रही है ना, मेरी तरफ से आप लोग एक और पहन लीजिए, लेकिन क्या करना है, हीटर और बाकी चीजें नहीं चलानी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का कम यूज होगा, तो कोल और पेट्रोलियम कंजर्व होंगे। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, स्वेटर एक्स्ट्रा पहनो, ठंड को रोको, लेकिन हीटर मत जलाओ, ठीक है। अब एक और बात करते हैं अगले में, तो वो क्या है, CFL और LED यूज करना चाहिए। जो आजकल ऐसी चीजें हमें यूज करना है जो कम से कम चीजें, कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे। 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार वाली जो चीजें आती है वो यूज करना चाहिए, 2 से 3 स्टार वाली तो करना ही मत। 5 स्टार की रेटिंग होती है आजकल, शायद 6 और 7 भी चलने लगा होगा, बट 2 से 3 स्टार वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसका असर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे अप्लायंसेस यूज करने जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे, और आज की मॉडर्न एरा का यही चीज अच्छी है कि ऐसे बहुत सारी चीजें आने लग गई है। तो हमें ये पॉइंट भी समझ में आ चुका है। तो बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, क्योंकि ये बता रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव होने की जरूरत है, थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो क्या होगा, लोग उसमें ट्रैवल करेंगे अपने खुद के व्हीकल्स की जगह। होता क्या है, बड़े स्लो भी होते हैं, जगह जगह धक्के धक्के खाते हुए चलते हैं, और बड़े गंदे भी होते हैं, कोई भी कहीं भी थूक देता है, बड़े गंदे होते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, अपना खुद का एक्टिवा ले जाता हूँ, बाइक ले जाता हूँ, बढ़िया इंप्रेशन रहेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना इंप्रूव हो जाना चाहिए कि जो बच्चा ये सोच रहा है ना उसकी सोच बदल के ये हो जाए, ये सड़ी सी एक्टिवा बाइक से जाके क्या करूंगा, उस बस से जाता हूँ, क्या लगेगा, एकदम इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव होने की जरूरत है, ताकि लोग अपने व्हीकल्स छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, और कोल और पेट्रोलियम के यूज में भी हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो ये थे वो पॉइंट्स जो हमें ये बता रहे कि हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं कोल और पेट्रोलियम का। तो कोल और पेट्रोलियम में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वो क्या होते हैं ये पढ़ लिया, उनके यूजेस पढ़ लिए, उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होने वाले
वो पढ़ लिए और उन्हें यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ के कंजर्व भी कर लिया। तो अब क्या है, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो अब लास्ट में हम एक जो छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी स्टेटमेंट ये चैप्टर हमें देके जाता है, उसके बारे में बात करते हैं और फिर विदा लेते हैं, चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो अब इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेके देखें तो यहाँ पर जिस बात पे जोर दिया गया था वो था सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट से जनरल क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करेगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या था, इन प्रेजेंट में यानी कि अभी वर्तमान में हम चीजों को इस तरीके से यूज करें कि वो आगे भी चलती रहे, अभी की जरूरत भी पूरी हो जाए, यानी कि अभी का काम भी चल जाए और आने वाली जनरेशन का भी काम चलता रहे। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होता है ना, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक चीज तो पक्की है कि आने वाली जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज उतने नहीं मिलेंगे, उतनी फुलफिल नहीं होगी उनकी लाइफ जितनी हमारी है। तो हमें क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा तो है नहीं फ्री में चला रहे हैं, हम ज्यादा लाइट भी चलाते बंद नहीं कर रहे तो आपका क्या जाता है, हम तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते ना जितना आता है। ऐसा थोड़ी ना बोलते कि हम नहीं भरेंगे, हम पेट्रोल भी जितना डला रहे हैं हम पूरे पैसे देते हैं। आप पैसे देते हैं बट आपको थोड़ा सा सोशली होके भी सोचना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। और आने वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करना चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज बने रहें। और ये चैप्टर ने हमें यही बताया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे बीच में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे जो कभी खत्म नहीं होंगे, उनको भरपल्ले यूज करना है, और जो खत्म होने वाले हैं उनको समझ चुके हैं और उनको कंजर्व कैसे करना है वो सब तरीके हम सीख चुके हैं। तो उन पे दिमाग हमें लगाना है और इस चैप्टर से कोई कुछ भी पूछे तो उसके आंसर बताना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं वीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए पाकिस्तान फैमिली का हिस्सा।